हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आपके एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि MHI 101 की यूट्यूब क्लासेस की जो सीरीज़ है ये उसका पार्ट 4 वीडियो है। इसके बाद मैं रिवीजन क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर आपको एमए हिस्ट्री के नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स को परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे जो भी हम पढ़ाते हैं उसका फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं व्हाट्सएप चैनल पे प्लेलिस्ट के साथ साथ जो पीडीएफ के लिंक होते हैं वो भी डालती हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं कैसे आप गूगल से करोगे तो आप पुराने वीडियोस में उन्हें देख लेना कि कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सामंतवाद के 2 चरणों के दौरान कृषि उत्पादन का संगठन कैसे बदल गया। कि सामंतवाद के जो 2 चरण थे उसके अंदर जो कृषि उत्पादन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, सिर्फ हमें उसके बारे में बताना है। कृषि जो कि सामंती अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी उसमें कई सारे परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो प्रारंभिक सामंतवाद था उसके अंदर हमें मैनोरियल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि जागीरें जो होती हैं। कृषि उत्पादन का संगठन जागीरों के चारों ओर था जिसमें सामंत की भूमिका और किसानों की जोतें शामिल थी। मैनर उत्पादन प्रशासन की मूल इकाई हुआ करता था। तो जो मैनर होता था वो मूल इकाई था, और मैनर में हम क्या देखते हैं, एक तरीके का जिसे आप जागीर समझ सकते हो, तो जागीरें हुआ करती थी। किसान जिन्हें सर्फ कहते थे भूमि से बंधे होते थे और सामंत की भूमि पर वो श्रम करते थे। उनके दायित्वों में उपज में हिस्सा देना, अनिवार्य श्रम करना और अन्य विविध सेवाएं शामिल हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो किसान हैं, ठीक है, जो किसान हैं उनके कई सारे उत्तरदायित्व होते थे। जैसे कि पहला उत्तरदायित्व था उपज का हिस्सा देना, उन्हें अपनी उपज का हिस्सा देना पड़ता था। अनिवार्य उन्हें जो श्रम है वो अनिवार्य तौर पर उन्हें श्रम करना था, और दूसरी विविध सेवाएं इसमें शामिल थीं। और सामंतवाद के पहले चरण में जो उत्पादन है वो आत्मनिर्भरता के लिए होता था, यानी कि जितना उन्हें खाना होता था, जितनी उनकी ज़रूरतें होती थी ना, उतना वो लोग उत्पादन करते थे। बाकी कुछ भी जो एक्स्ट्रा जो होता है ना वो उनके पास अधिशेष बहुत कम होता था। उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता था और व्यापार सीमित था। तो ये चीज़ है। बट आप सेकेंड वाला जो फेज़ आएगा, बाद का जो सामंतवाद आएगा, उसमें आप देखेंगे कि व्यापार होने लगेगा। तकनीकी तौर पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा सामंतवाद का फेस है उसमें तकनीकी तौर पर भी पिछड़ापन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर बाद के सामंतवाद में क्या होता है कि श्रम सेवाओं का ह्रास होने लग गया। श्रम सेवाएं धीरे धीरे नगद किराए में बदल दी गई। स्वतंत्र किराएदार किसानों का एक वर्ग उभरा जिन्हें अधिक स्वायत्ता प्राप्त थी। कृषि का अब हम देखते हैं कि व्यापारीकरण हो चुका था, यानी कि कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का हो गया था। आत्मनिर्भरता से बाजारों उन्मुख कृषि की ओर बदलाव हुआ। पहले जो कृषि केवल जीवन यापन के लिए की जाती थी, अब वो कृषि बाजारों उन्मुख हो गई, यानी कि बाजार के लिए की जाने लगी। सामंत अब उपज के बजाय नगद आय को प्राथमिकता देने लगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार होने लग गया था। जागीरों ने व्यापारिक फसलों और पशुपालन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, ठीक है। नगरीकरण हुआ और नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जैसे कि घोड़े का कॉलर, हल, 3 खेत प्रणाली वगैरह। उस टाइम पे लोहे के औजार, मृदा प्रबंधन, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। इन दोनों को आप एक टेबल के द्वारा भी आप एक समराइज कर सकते हैं कि श्रम व्यवस्था में हमें बंधुआ किसान देखने के लिए मिलते हैं। बाद में नगद किराया, पहले आत्मनिर्भर के लिए कृषि होती थी, बाद में बाजार उन्मुख होने लग गई। तकनीकी स्तर में पहले सामान्य उपकरणों का यूज़ होता था, बाद में उन्नत उपकरणों का यूज़ होने लग गया। बाजार की भूमिका कुछ भी नहीं थी, न के बराबर नगण्य थी, पर बाद में बाजार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो किसान है वो भूमि से बंधे हुए थे और उन्हें सीमित स्वतंत्रता थी, और वहीं बाद में उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता और सौदेबाजी भी मिली। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि कांस्य युग वास्तव में कांस्य और तांबे के उपयोग में एक तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, स्पष्ट कीजिए।
कि जो हमारा कांस्य युग था उसमें क्या आपको तकनीकी चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो कांस्य युग मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसकी पहचान विशेष रूप से कांस्य यानी कि तांबा और टिन की जो मिश्रित धातु होती है उसके उपकरणों और हथियारों से हम कर सकते हैं। धातु उपकरणों और हथियारों की शुरुआत हो जाती है तांबे और बाद में कांसे के प्रयोग से पत्थर और लकड़ी की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ औजार एवं हथियार बनाए जा सके। तो पहले तांबे के हथियार बनाए जाते थे, फिर कांस्य का प्रयोग होने लग गया। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो हथियार हैं वो क्या हो गए, ज़्यादा मजबूत हो गए और क्या हो गए, आपके टिकाऊ हो गए। कांस्य कठोर और टिकाऊ होता है जिससे यह हल, तलवार, कुल्हाड़ी और कवच जैसे उपकरणों के लिए आदर्श बन गया। फिर मिश्र धातु तकनीक एक प्रमुख नवाचार, तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य बनाना धातु कर्म में एक बड़ी उपलब्धि थी, है ना। एक तरीके से मेटलर्जी में एक एडवांसमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए खनिज स्रोतों की जानकारी, गलन प्रक्रिया और ताप नियंत्रण की समझ आवश्यक थी। कांस्य के हंसिया, हल और कुल्हाड़ी जैसे उपकरणों ने कृषि की उत्पादकता में भारी सुधार भी किया था। विशिष्ट उपकरणों के विकास से काष्ठकला और मृतिका शिल्प और वस्त्र उत्पादन जैसे शिल्पों का भी विस्तार होता है। टिन दुर्लभ था और हर जगह उपलब्ध नहीं था, जिससे लंबी दूरी के व्यापार मार्गों का भी विकास हमें इस युग में देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या चेंजेस हमें इस युग में देखने के लिए मिलते हैं, देखो धातु उपकरण और हथियारों की शुरुआत हो जाती है। आप ये बता देंगे कि अब जो है कठोर और टिकाऊ हथियार बनने लगे। मिश्रित धातु तकनीक जो है एक नई चीज़ निकल कर आई। कृषि और शिल्प में सुधार हुआ और व्यापार नेटवर्क फैला। फिर हम देखते हैं कि नगरीकरण हुआ। कांस्य तकनीक में दक्ष समाजों को सैन्य और आर्थिक लाभ मिला जिससे उन्होंने नगर और राज्य बनाए। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और ये सारी सभ्यताएं कांस्य युग में समृद्ध होती हैं। कांस्य से बने हथियारों और कवच ने युद्ध रणनीति और संरचना को भी बदल दिया। इस तकनीकी लाभ से कई राज्यों ने अपने क्षेत्र के प्रभाव का विस्तार भी कर लिया था। तो हथियार और युद्ध की रणनीति में क्रांति ला दी इसने, और कला और संस्कृति में भी इसने क्रांति ला दी थी। जैसे मूर्ति, आभूषण वगैरह जो थे उस टाइम पे उनमें संपन्नता कांस्य युग में आती है। प्रारंभिक राज्यों के उदय में व्यापार की भूमिका। तो शुरुआत में जो हमारे नए नए राज्यों का उदय होता है उसके अंदर आपका जो व्यापार है, ठीक है, व्यापार की भूमिका क्या रहती है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो व्यापार ने प्रारंभिक राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब व्यापार से क्या होता है कि नई नई वस्तुएं आती हैं, विचार होते हैं, उन्हीं सब का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आर्थिक अधिशेष और कार्य विशेषीकरण। व्यापार ने समुदायों को अपने अधिशेष कृषि उत्पादों और शिल्प के बदले अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का अवसर दिया। अब जिसके पास भी कृषि में अधिशेष होता था यानी कि एक्स्ट्रा जब उनके पास हो जाता था तो वो उसको व्यापार कर देते थे, बेच देते थे और उसके बदले कुछ और ले लेते थे। और इससे लोग दूसरे कार्य भी करने लग गए, कारीगरी, व्यापार, किसान बन गए। अधिशेष और विशेषीकरण ने धन का संचय हुआ जो शासकों और अभिजनों के हाथों में केंद्रित हुआ। शहरी केंद्रों का विकास हम देखते हैं। व्यापारिक केंद्र अक्सर नगरों और शहरों में विकसित हुए जो आर्थिक, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र बने। तो व्यापारिक केंद्र बने, शहरी जीवन में जटिलता आई और शासकों द्वारा नियंत्रण और विनियम होने लग गया। जैसे जैसे व्यापार मूल्यवान होता गया शासकों ने उस पर नियंत्रण पाने के लिए कर, नियम और सुरक्षा तंत्र बना दिए थे शासकों ने। तो हम क्या देखते हैं कि व्यापार से जो नए नए लोग जो हैं काम शुरू कर रहे हैं एक तो, और लोगों को व्यापार में चीज़ें ज़्यादा मिलने लग गई हैं। अब पहले जैसा नहीं होता था, अब उन अपनी चीज़ों को वो एक्सचेंज कर लेते हैं, धन का संचय करने लग गए हैं वो। आर्थिक, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र विकसित हो गए हैं, शहर वगैरह विकसित हो चुके हैं व्यापार की वजह से। और व्यापार जैसे जैसे मूल्यवान होगा तो कर, नियम और सुरक्षा तंत्र भी तो बनेंगे, टैक्स लगेगा लोगों पे, कानून बनाए जाएंगे, फिर व्यापार के लिए मार्ग बनाया जाएगा, बाजार बनाए जाएंगे। व्यापार को सुगम बनाने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, भंडारण स्थलों और बाजारों का भी निर्माण हम देखते हैं। तो व्यापार से क्या होता है, एक आधारभूत संरचना का भी विकास होता है। व्यापार जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करवाता है। व्यापार के माध्यम से दूरस्थ संस्कृतियों में संपर्क हुआ, जो दूर दूर की संस्कृतियां थी, जिससे विचार,
तकनीक और विश्वासों का प्रसार हुआ। यह राजनीतिक समझौतों और राजनयिक संबंधों का आधार भी बना। साथ ही साथ सैन्य विस्तार, राज्यों ने व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। अब एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो सैनिक सुरक्षा भी तो चाहिए, तो वहाँ पे सेना भी डेवलप होती है, संसाधन युक्त क्षेत्र बनाए जाते हैं और मुद्रा प्रणाली भी अभिलेख लेखन वगैरह शुरू हो जाता है। व्यापार की जटिलता ने मुद्रा, माप तोल, लेखन प्रणाली यानी कि लेखा जोखा रखना, इन सारी चीज़ों को जन्म दिया। इससे प्रशासन और कानून व्यवस्था विकसित हुई जो राज्य की आधारशिला है। इसके अलावा आप उदाहरण दे सकते हैं मेसोपोटामिया का, मिस्र का, सिंधु घाटी का, इन सब के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि जो व्यापार ने इन सब सभ्यताओं को समृद्ध बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। हड़प्पा, मोहनजोदारो में भी हमें मानकीकृत माप, व्यापार नेटवर्क, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहीं पे हमारी क्लास एंड हो जाती है और टोटल हमारे 4 पार्ट्स हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आपको MHI 101 की जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस को देखना है ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और जो भी कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं उन्हें हम अपनी रिवीजन क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके।